ऑलराइट, लेट्स फॉर्मली बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि नया टॉपिक सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, उसका स्टार्ट लेंगे। अच्छा, यूनिट 7 बी जो हमारे पास पेपर्स में है उसमें दो एरियाज है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी एक एरिया है और एक सिमेट्री। तो सिमेट्री के सवाल जो अभी हैं अभी हम नहीं करेंगे, सिमेट्री हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स की एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल करें। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल्स के एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उसके सवालात आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जब पूरा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर तरीके से डील हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम सिमेट्री को डील करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स के हवाले से सबसे पहली चीज है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कितने उसके टेस्ट हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है। पहले प्रॉपर तरीके से उसको कॉपी कर लें, इसके बाद वन बाय वन हर चीज इंशाल्लाह समझाता हूँ। कॉपी कर लें फिर इंशाल्लाह मुझे बता दें चैट बॉक्स में।
अच्छा बेटा चलिए स्टार्ट लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सबसे पहले हमारा टारगेट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? अच्छा कॉन्ग्रुएंट मैंने लफ्ज सिर्फ ट्रायंगल के साथ लगाया है, लेकिन आपने याद रखना है कि कभी लिखा हो कॉन्ग्रुएंट शेप्स, लेट सपोज कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन या कॉन्ग्रुएंट पेंटागन, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज जब इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा एग्जैक्टली सेम, तमाम साइड्स भी इक्वल, तमाम एंगल्स भी इक्वल। तो कभी भी कॉन्ग्रुएंट पेंटागन हो, कॉन्ग्रुएंट हेक्सागन हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रेपीजियम हो, जब कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज आ जाएगा इसका मतलब ऐसे शेप्स की बात हो रही है जो एग्जैक्टली सेम है, जिनकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स इक्वल हैं। लेकिन अभी खास कर क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ करने का पूछता है, साबित करने का कहता है कि साबित करो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा मैंने खास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को टारगेट किया है। जबकि ये लफ्ज कॉन्ग्रुएंट किसी के साथ भी लगेगा तो ये वैलिड है, और ये आपको अक्सर और बेशतर इस्तेमाल भी होता है। हमने पॉलीगॉन में भी देखा था कि कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन इज अटैच्ड टू ओरिजिनल पॉलीगॉन, तो उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लिंक किए थे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हवाले से यहाँ गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल में कुल मिला के कितनी मेजरमेंट्स होती हैं? अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल में कुल मिला के कितनी मेजरमेंट्स होती हैं? तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। वेरी गुड, 6 मेजरमेंट्स होती हैं एक ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं, 3 लेंथ्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो अब अगर मैं पहले ट्रायंगल की बात करूं तो पहले ट्रायंगल के 6 मेजरमेंट्स, दूसरे ट्रायंगल की 6 मेजरमेंट्स, तो 6 मेजरमेंट्स यहां, 6 यहां। तो अब मैं 12 मेजरमेंट्स कहूं या 6 पेयर्स कह लूं, मतलब 3 पेयर्स लेंथ्स के और 3 पेयर्स एंगल्स के। इसका मतलब 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, और कुल मिला के कितनी मेजरमेंट्स उनकी बराबर है? तो यहां मैंने लिखा है 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स। कुल मिला के देयर आर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स। और फिर वो 6 पेयर्स कौन से हैं उसकी वजाहत नीचे लिखी है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसके 3 एंगल्स, इसके 3 एंगल्स, तो इसका एक एंगल इस वाले एंगल से बराबर है। जैसे अगर मैं आपको ट्रायंगल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी का जो एंगल ए है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के एंगल पी के बराबर है। अगर ये जुमला एग्जामिनर मुझे बता दे, ये जो मैंने लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ये जुमला एग्जामिनर मेरे सामने पेश कर दे तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मली इक्वल्स टू का साइन हम फॉलो करते हैं, ये वाला जो साइन होता है ये इक्वल्स टू का साइन होता है। लेकिन आज हम समझ लें कि जब ये 3 लाइनें बनी होंगी इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है। तो जब लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी और साथ 3 लाइनें बनी हुई हैं, इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो अगर एग्जामिनर कभी किसी सवाल में ये लिख कर दे दे कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो मैं समझ जाऊंगा कि देयर आर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स। इन दोनों ट्रायंगल्स का शेप तो है ही सेम, जाहिर सी बात है ट्रायंगल है, और इनका साइज सेम है, और इनके अंदर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स हैं। तो अब मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अगर एबीसी पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है तो आप नाम फॉलो करें और नाम के हिसाब से ये 6 मेजरमेंट्स डिसाइड करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे डायग्राम से देखकर बताते हैं कि कौन सी साइड्स बराबर है, तो डायग्राम से देखकर बताना चाहें बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर और ज्यादा कन्वीनियंट ये है कि जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साबित करने हो तो नाम का इस्तेमाल किया जाए जिन नामों को एग्जामिनर ने फोकस किया है। अभी मैं जनरल बातें करूंगा, हर बात समझ आए जरूरी नहीं है। सवालात के साथ इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बनेगा, सवाल के साथ इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट में एनहांसमेंट आएगी। तो यहां मैं एक बात कर रहा हूं, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे काम नाम से होते हैं। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी प्रूविंग नाम के जरिए ही होती है, चाहे कॉन्ग्रुएंट की प्रूविंग हो चाहे सिमिलर की प्रूविंग हो, नाम के जरिए होती है। तो अब अगर एग्जामिनर ने कह दिया ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो अब सुने मैं क्या किस तरह नाम का इस्तेमाल करता हूं। मैं कह रहा हूं ए बी बराबर होगा पी क्यू के, क्योंकि ए बी फर्स्ट 2 लेटर्स हैं और यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर्स पी क्यू है, लिहाजा फर्स्ट टू लेटर्स के बराबर होंगे। तो मैं कहूंगा ए बी इक्वल टू पी क्यू। देख सकते हैं पहला फैक्ट यही है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। फिर दूसरा फैक्ट,
BC इज इक्वल टू QR। BC वाली लाइन जो है, BC वाली जो साइड है वो QR वाली साइड के बराबर है। और फिर तीसरा फैक्ट, AC इज इक्वल टू PR। AC जो है PR के बराबर है। सही है। ये 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स हमने लिख दी जो लेंथ्स के हवाले से है। फिर जो बाकी 3 मेजरमेंट्स है वो एंगल्स के हवाले से है। तो अब मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा हूं एंगल ए की। लेट सपोज मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा हूं एंगल ए की। तो याद रखें जब एंगल की बात होती है तो एंगल जिस एंगल की हम बात करना चाहते हैं वो एंगल कहां आता है? वो एंगल बीच में आता है। जिस एंगल की हम बात करना चाह रहे हैं वो एंगल कहां आता है? वो एंगल बीच में आता है। तो अगर मैं बात करना चाह रहा हूं एंगल ए की, तो मैं एंगल ए को कैसे कवर करूंगा? मैं CAB भी कह सकता हूं, BAC भी कह सकता हूं, वो मसला नहीं है। अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए को बीच में रखना है। और जिस तरह मैंने एंगल ए को कवर किया उसी तरह एंगल पी को भी कवर करना होगा। मतलब जैसे मैं अगर CAB कहता तो मुझे RPQ कहना पड़ता। अगर लेट सपोज मैं कहता CAB, तो मैंने कवर तो एंगल ए को किया, लेकिन क्योंकि CAB में थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो रही है तो फिर नाम यहां भी क्या दूंगा? RPQ। RPQ तो नाम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं कह रहा हूं BAC इज इक्वल टू QPR। एंगल BAC इक्वल टू QPR। तो बेसिकली मैंने एंगल कौन सा कवर किया है? एंगल A और एंगल P कवर किया। आप देख सकते हैं एंगल A एंगल P के बराबर है। ये सिंगल लाइन के बराबर, डबल लाइन के बराबर, ट्रिपल लाइन के बराबर है। और ये इंडिकेशन यही है कि कौन सी साइड किसके बराबर है। अच्छा, फिर दूसरा एंगल है B वाला। तो एंगल B वाला एंगल कवर करते हैं। तो ABC इज इक्वल टू PQR। सीक्वेंस चेक करें, ABC इक्वल टू PQR। फिर थर्ड वाला एंगल है C वाला, तो BCA इज इक्वल टू QRP। तो अगर मुझे एग्जामिनर कभी बता दे कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के बराबर है, तो भाई मैं समझ जाऊंगा कि कितनी इक्वल मेजरमेंट्स हैं। देयर आर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स। जब अगर एग्जामिनर मुझे बताएगा कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं समझ जाऊंगा देयर आर 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट क्या है और ये कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट इस्तेमाल कब होते हैं? तो मैं यहां लिख रहा हूं, यूज्ड टू प्रूव टू ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना चाह रहा हूं तो मैं कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा। इसकी सिंपल सी मिसाल है, डॉक्टर एक पेशेंट को कहता है भाई मुझे डाउट है आपको डायबिटीज है, लेकिन पेशेंट बोल रहा है नहीं मुझे तो नहीं लगता। तो डॉक्टर कहेगा मैं ये साबित कर सकता हूं कि तुम्हें डायबिटीज है। कैसे साबित कर सकते हैं? डॉक्टर बोलेगा एक काम करो, यहाँ लैब है, लैब से शुगर टेस्ट करवाओ, डायबिटीज का टेस्ट करवाओ, ताकि ये डिटरमिन हो जाए कि वाकई तुम्हें डायबिटीज है या नहीं। तो डायबिटीज डिटरमिन करने के लिए डायबिटीज का टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरह किसी को कोलेस्ट्रॉल है या कोई दीगर बीमारियां हैं, तो टेस्ट करवाना पड़ेगा तो साबित होगा कि वाकई वो बीमारी है या नहीं है। तो यहां कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट आ गए। अगर ये टेस्ट उस ट्रायंगल पे अप्लाई किए जाएंगे, दो ट्रायंगल्स पे अप्लाई किए जाएंगे, तो अगर ये टेस्ट पास हो गया तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और अगर वो टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अच्छा, डायबिटीज के लिए तो एक ही किस्म का टेस्ट होता है, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी हो, जब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना हो, तो हमारे पास 4 किस्म के टेस्ट हैं। इन चारों किस्म के टेस्ट के लिए हमें 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स चाहिए, 3 मेजरमेंट्स चाहिए। मैं बात को थोड़ा रैप अप करता हूं, समझाता हूं। 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, लेकिन मैं एक बात लिख रहा हूं यहां पर, नोट, इफ वी आर टू प्रूव 2 triangles as congruent, then we need 3 pairs of measurements.
ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमारे पास 4 टेस्ट हैं और चारों टेस्ट का मुतालबा यह है कि 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स होनी चाहिए। वो 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन सी हैं वो नाम से अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये बात याद रखें कि जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना हो तो ऑल 6 मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं होती। कोई भी 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स लेने होते हैं टेस्ट के मुताबिक, और अगर वो 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स बराबर हो जाए, साबित हो जाए कि 3 पेयर्स इक्वल हैं, तो मैं उस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साबित कर देता हूं। और एक दफा 3 मेजरमेंट्स की बेसिस पर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाएं तो बाकी 3 पेयर्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। देखिए मैं बात को रिपीट करता हूं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं एग्जामिनर ने बताया तो इसका मतलब 6 पेयर्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट्स हैं। लेकिन अगर कभी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो क्या 6 की 6 मेजरमेंट्स चाहिए होंगी? नहीं, कोई भी 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उन 3 मेजरमेंट्स की बेसिस पर हम साबित कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स की बेसिस पर ये साबित हो गया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर बाकी जो 3 पेयर्स बचे वो भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ऑल 6 पेयर्स बराबर होते हैं। तो साबित करने के लिए 3 मेजरमेंट्स चाहिए, लेकिन एक दफा साबित हो जाए तो बाकी 3 मेजरमेंट्स भी बराबर हो जाएंगी। और अक्सर ऐसा होता है पार्ट 1 में कॉन्ग्रुएंसी साबित होती है, जब साबित हो जाती है तो रिमेनिंग 3 पेयर्स जो है वो बराबर हो जाते हैं। उसकी बेसिस पर बाकी पार्ट्स बेस करते हैं। पहले पार्ट पे जब साबित हो गया कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अगले पार्ट्स में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उसी बेसिस पर होंगी। सही है, तो ये बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें 3 पे मेजरमेंट्स चाहिए। अच्छा, सवाल जहन में आ रहा होगा सर कौन सी मेजरमेंट्स दरकार है? तो भाई 4 टेस्ट हैं। सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 SSS। अगर पहला टेस्ट की बात की जाए SSS, अगर हमें एग्जामिनर 2 ट्राइंगल्स दे दे, अगर हमें एग्जामिनर 2 ट्राइंगल्स दे दे और बोले साबित करो कि क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप पहले टेस्ट के मुताबिक ये देख रहे हैं क्या दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स बराबर हैं। जो 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स इस केस में है वो ये देखना है कि क्या तीनों साइड्स बराबर हैं। तो अब मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं तो आपको बात समझाता हूं इंशाल्लाह। चले, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहां पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली चीज, एग्जामिनर जब भी प्रूफ करने का कहेगा तो नाम देगा, या अगर हमसे लेट सपोज नाम पूछा जाता है कि बताओ क्या ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और नाम बताओ ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है उनका, तो नाम कैसे देंगे? नाम ऐसे दिए जाते हैं, हम कहेंगे AC इज इक्वल टू QR। अच्छा, प्रूफ करने के लिए वैसे नाम वो देता है, तो नाम किस तरह देगा आप देखें, सीक्वेंस चेक करें 3 4 5, ये ना देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे। लकीर के फकीर बन के ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR मत लिखें, देखिए कि कौन सी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है। AC के कॉरेस्पॉन्डिंग QR है, तो अगर मैं नाम दे रहा हूं ABC, ट्रायंगल ABC दे रहा हूं, तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है PQ, और ABC में पहले AB आ रहा है फिर BC आ रहा है, पहले 5 आ रहा है फिर 4 आ रहा है, तो अगर मैं PQR दूंगा तो 5 आएगा फिर 3 आएगा, तो नाम में तो गड़बड़ हो गई। जैसे यहाँ ABC है, यहाँ पर QPR फॉलो होगा। एक्चुअली ये प्रूविंग कैसे होती है, एक्चुअल पास पेपर का सवाल आएगा तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी तो जो मैं एग्जांपल्स दूंगा जाहिर सी बात है वो सिंपल होंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा जो है वो मुश्किल कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं। जो मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिस तरह एग्जाम में आती हैं उसको वहां देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा, उसके थ्रू इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइडेंस मिलेगी। अभी बस जनरली जो समझा रहा हूँ वो समझते जाएं। तो ट्राइंगल ABC, ऑर्डर देखें ABC पहले 5 वाली साइड फिर 4 वाली साइड, यहाँ पर QPR पहले 5 वाली साइड फिर 4 वाली साइड।
तो ABC is congruent to QPR, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle QPR। अब ये साबित करना है, एग्जामिनर बोलेगा प्रूव दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle QPR। तो मैं साबित करने के लिए देखें, मैं कहूंगा सबसे पहले मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा AB इक्वल टू QP, AB इज इक्वल टू QP। देखिए नाम से देखें, क्या AB QP के बराबर है? डायग्राम के मुताबिक आप देखें, हाँ AB और QP बराबर है, तो आपने कहा AB इक्वल टू QP। फिर आपने कहा दूसरी साइड देखते हैं BC और PR, या BC और PR बराबर है? आपने कहा हाँ बिल्कुल, BC इज इक्वल टू QR। एक मिनट, BC इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू PR, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, BC इज इक्वल टू PR। और लास्ट है AC इज इक्वल टू QR। अब क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ मेजरमेंट्स बराबर है, मैं कहूंगा हेंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कहूंगा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR। और प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे दें, कौन सी प्रॉपर्टी के मुताबिक? तो आप बोलेंगे SSS। तो यहाँ तो बिल्कुल सामने सामने दो ट्राइंगल्स हैं और बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। कभी कभार कहता है डिटरमिन करो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप डिटरमिन करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहला टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया SSS। अच्छा, दूसरा टेस्ट है SAS। तो SAS के मुताबिक क्या होगा? तो देखिएगा, SSS के मुताबिक ऑल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। SAS के मुताबिक मैंने डेफिनेशन लिखी है, टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड एन इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल। दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है और इंक्लूडेड एंगल बराबर है। ABC PQR। आप डिटरमिन करो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिएगा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और बीच में 30 डिग्री, और यहां पर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 30 डिग्री। कहा जाता है डिटरमिन करो क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, सवाल आया सर हमने जो आपने SSS के मुताबिक तीनों साइड्स प्रूफ की, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया, तो आपने SSS के जरिए साबित किया है, लेकिन क्या जब साबित हो जाएगा तो तमाम एंगल्स बराबर होंगे? जी हाँ। जब साबित हो गया तो फिर अगले पार्ट में मुझे पता होना चाहिए कि एंगल BAC जो है वो PQR के बराबर है, एंगल A एंगल Q के बराबर है, एंगल B एंगल P के बराबर है, और एंगल C एंगल R के बराबर है। तो जब साबित हो जाएगा तो बाकी 3 पेयर्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बीच में 30, या 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बीच में 30, कह रहा है डिटरमिन करो क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले नाम देखें कौन से नाम है जो कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं। तो मैं यहां कहता हूं BAC। लेट्स सपोज ट्राइंगल BAC है, 3 वाली फिर 5 वाली, तो यहां पर हो जाएगा ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अच्छा, प्रूफ करना है, एग्जामिनर ने कहा प्रूव दैट ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP। साबित करें। तो कैसे प्रूफ करूंगा? तो मैं कहूंगा BA इज इक्वल टू QR। फिर AC इज इक्वल टू RP। अच्छा, दो साइड्स हो गए सेम, है ही नहीं, पता ही नहीं है कि BC PQ के बराबर है या नहीं, तो मैं फतवा जारी नहीं कर दूंगा कि BC QR के बराबर है। जब एविडेंस सवाल में मौजूद नहीं है तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। तो अब मैं कहूंगा कौन सा एंगल बराबर है। देखिए आप, एंगल A, तो BA
एंगल बराबर है। यहाँ वाजे रहे कि इंक्लूड किसी डिस्टरबेंस की वजह से जो है वो शायद नेट का इशू आया था, जिसकी वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं जो बात कर रहा था उसको रिपीट कर देता हूं। अगर मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल बीएसी और क्यूआरपी को कॉन्ग्रुएंट, तो आप ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करें तो बी ए बराबर है क्यू आर के, नाम से भी आप देख सकते हैं बी ए इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू आर पी, और बी सी और क्यू पी बराबर नहीं है क्योंकि यहां पर कोई सवाल में एविडेंस नहीं है। हम खुद से नहीं कह सकते, जब तक हमें सवाल में एविडेंस ना मिले हम कोई ऐसी बात जो है वो कहने की पोजीशन में नहीं होते। जब हमने दो साइड सेम कह दी, अब एंगल बराबर कौन सा वाला है, तो हम कहेंगे बी ए सी इज इक्वल टू क्यू आर पी। बी ए सी इज इक्वल टू क्यू आर पी। जब हमने दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल को बराबर साबित कर दिया, तो साइड एंगल साइड के मुताबिक ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अच्छा, यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इंक्लूडेड एंगल कौन सा है। याद रखें, इंक्लूडेड एंगल वो होता है जो दो साइड्स हैं, जो दो साइड्स हैं उनके दरमियान वाला जो एंगल है उसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। जो दो गिवन साइड्स हैं उसके बीच वाला जो एंगल है उसको इंक्लूडेड कहते हैं। उसके अलावा जो बाकी दो एंगल्स हैं वो नॉन इंक्लूडेड एंगल्स कहलाते हैं। तो ये वाला जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर हो, टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल इक्वल। तो यहां पर यही सिनेरियो है, 3 और 5 वाली साइड बराबर है, उनके बीच का एंगल 30 जो है इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर है। तो मैं कहूंगा हेंस ट्राइंगल BAC is congruent to triangle QRP, और रेफरेंस दे दूंगा SAS। तो ये सेकंड टेस्ट के मुताबिक जो है, अगर ट्रायंगल्स को कभी कॉन्ग्रुएंट साबित करना होगा तो कैसे करेंगे, ये बात भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दी। दोनों एग्जांपल फटाफट कॉपी कर लें तो मैं फिर AAS और RHS समझाता हूं। अच्छा जी, अब जो है बाकी दो टेस्ट के हवाले से भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, तीसरा टेस्ट है AAS, टू एंगल्स एंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। सही है। अच्छा, अब देखें, यहां मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूं। दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल का एंगल 30 डिग्री
और 80 डिग्री है। इस ट्राइंगल का एंगल जो है वो 80 है और 30 है, और एक साइड यहां पर 5 सेंटीमीटर है और यहां भी एक साइड 5 सेंटीमीटर है। बोले डिटरमिन करो whether triangle ACB is congruent to triangle PQR. Determine whether triangle ACB is congruent to triangle PQR. डिटरमिन करें क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे, नाम से देखना है, हमें नाम से देखना है। हम कहेंगे कि एंगल, देखिए ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल PQR की बात हो रही है। तो अगर हम देखें, हम कहेंगे एंगल CAB जो है QPR के बराबर है, सही है। फिर एंगल ACB PQR के बराबर है, सही है। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर जो 5 वाली साइड है वो 80 डिग्री के सामने है, और अगर यहां देखें तो 80 और 30 हो जाएगा 110, 180 में से माइनस करें 70, और यहां 5 वाली साइड जो है वो 70 के सामने है। नाम से भी अगर आप देखें तो यहाँ AC जो है वो यहाँ PR है। तो AC और PR नाम की सीक्वेंस चेक करें, यहां नाम की सीक्वेंस है फर्स्ट 2 लेटर्स और यहां नाम की सीक्वेंस है फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। तो क्या किसी भी हिसाब से आपको ये लग रहा है कि AC और PR बराबर हैं? बराबर तो है, लेकिन AC के कॉरेस्पॉन्डिंग नॉट इक्वल। AC जो है वो PQ के बराबर नहीं है, AC PQ के बराबर नहीं है, AC PR के बराबर है, लेकिन PR जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। ये जो लफ्ज कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ AAS वाले केस में। दो एंगल्स बराबर है, तीसरी साइड बराबर है, लेकिन जो तीसरी साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। AC की कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो PQ है, लेकिन यहाँ डायग्राम में देखा जाए तो AC 5 है लेकिन PQ 5 नहीं है, PR 5 है। और यहाँ AC जो है वो 70 डिग्री के सामने लाई कर रही है। एंगल और साइड्स का पेयर होता है, एंगल के सामने उसकी साइड होती है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर 70 के सामने, यहाँ 5 सेंटीमीटर 80 के सामने। तो हम यहाँ पर बोलेंगे नो, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। Why? Because the corresponding sides, the corresponding side of the two triangles is not equal. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर जो साइड है वो 70 के सामने है, यहाँ पर जो साइड है 80 के सामने। अच्छा, ये जो सवाल आता है ना, बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, 1-2 नंबर के सवाल होते हैं, उसमें हमें खाली हाईलाइट करना होता है कि नहीं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? क्योंकि ये पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो मैंने आपके सामने लिखा है ये पूरा भी लिखने की जरूरत, तो ये थोड़ी बताएंगे कि कौन कौन सी चीज सेम है। ये तो खाली मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए आपके सामने रखी थी। जब साबित करना होगा तो हम बोलेंगे नो, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाई दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज नॉट इक्वल। और अगर वाजे करना चाहें तो वहां पर जो है ट्राइंगल ABC में 5 सेंटीमीटर ऑपोजिट टू 70 डिग्री है, लेकिन PQR में 5 सेंटीमीटर ऑपोजिट टू 80 डिग्री है। साइड बराबर है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं है।
तो सिर्फ ये नहीं देखना कि दो एंगल्स और एक साइड बराबर है, ये देखना है कि दो एंगल्स के साथ साथ जो साइड बराबर है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं। अगर यहां वाली साइड 30 और 80 के दरमियान है तो यहां भी 30 और 80 के दरमियान होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर PQ5 होता, अगर PQ5 होता तो फिर क्योंकि 30 और 80 के दरमियान 5 है और यहां भी 30 और 80 के दरमियान 5 है, तो फिर हम कहते हैं ट्राइंगल ABC जो है ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रेंट है। जैसे अगर मैं यही जो है वो इजाफा कर दूं, तो अगर यही केस होता, ये एग्जाम्पल का ए पार्ट कर देते हैं, ये एग्जाम्पल का बी पार्ट कर देते हैं, यही केस होता, लेकिन अगर आपसे जो है आपको ये बताया जाता कि ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, ये 30 है, ये 80 है और 30 और 80 के दरमियान 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर ये 30 है, ये 80 है और इनके दरमियान 5 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे कहेगा प्रूफ करो, डिटरमिन करने का भी बोल सकता है, प्रूफ करने का भी बोल सकता है, प्रूफ दैट ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। प्रूफ करना है, जब प्रूफ करना है तो आप देख सकते हैं, आप प्रूफ कैसे करेंगे, आप नाम से देखें, आप बोलेंगे AC इज इक्वल टू PQ, एक साइड बराबर है, फिर आप कहेंगे एंगल CAB, नाम से देखें CAB, सेकंड फर्स्ट थर्ड, CAB इज इक्वल टू QPR, CAB इज इक्वल टू QPR, और फिर एक और एंगल है ACB, ACB इज इक्वल टू PQR। तो अब इसकी बेसिस पर आप कहेंगे कि ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ACB is congruent to triangle PQR, और रेफरेंस क्या है AAS, क्योंकि यहां भी 30 और 80 के दरमियान 5 है, यहां भी 30 और 80 के दरमियान 5 है, लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि जो साइड्स इक्वल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना जरूरी है, जो साइड्स बराबर हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ये बात जरूरी है, सही है। तो यहां पर हमने कह दिया कि AAS प्रॉपर्टी के मुताबिक दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब लास्ट केस जो है वो हमारा रह गया RHS, कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट टेस्ट रह गया, वो है RHS, उसको यहां फिट कर लेते। ये RHS प्रॉपर्टी क्या मतलब, अच्छा एक तो सबसे पहली बात, RHS प्रॉपर्टी का लिमिटेड यूजेज है, ये बाकी जो तीन टेस्ट बताए वो ट्राइंगल राइट एंगल हो या नॉन राइट एंगल हो सबके लिए यूज होता है, लेकिन RHS वाली प्रॉपर्टी, RHS वाला कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट सिर्फ तब वैलिड है जब ट्राइंगल्स राइट एंगल हो। तो मैं यहां लिख रहा हूं, only valid when two triangles are right angle triangles। तो लिमिटेड यूजेज हो गया, ट्राइंगल्स का राइट एंगल होना शर्त हो गया, अगर ट्राइंगल्स राइट एंगल हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट एंगल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, मतलब RHS नहीं लगेगा, सॉरी माय बैड, RHS प्रॉपर्टी सिर्फ तब लगेगी जब दो ट्राइंगल्स राइट एंगल है, अगर राइट एंगल नहीं होंगे तो फिर RHS के मुताबिक साबित नहीं कर सकते, SSS SAS या AAS के मुताबिक साबित कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे RHS का फुल फॉर्म क्या है, तो R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल्स का राइट एंगल होना जरूरी, H का मतलब हाइपोटेनस उनकी सेम होनी चाहिए, और फिर S का मतलब साइड सेम होनी चाहिए, एनी वन साइड।
तो यहां भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था आरएचएस का मतलब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड मस्ट बी इक्वल। तो ट्राइंगल्स राइट एंगल होने चाहिए, नंबर वन, उनकी हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए, नंबर टू, एंड उनकी कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। सर 3 मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, आप तो 2 मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, मैं 2 की बात नहीं कर रहा, 3 की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर ट्राइंगल राइट एंगल है तो एक मेजरमेंट तो 90 डिग्री होती है। तो मतलब दो ट्राइंगल्स के, अच्छा जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो तो सिर्फ आरएचएस ही लग सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो सिर्फ आरएचएस के जरिए ही साबित कर सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो भी एस ए एस के मुताबिक साबित कर सकते हैं, ए एस के मुताबिक साबित कर सकते हैं, एस 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 के मुताबिक साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आरएचएस के जरिए भी साबित करने की पॉसिबिलिटी उस सवाल में हो सकती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये नहीं है कि आरएचएस से ही साबित होगा, आरएचएस लग सकता है और लग हो सकता है ना लगे, कोई और लगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में भी दूसरे टेस्ट लग सकते हैं, ऐसा नहीं है, फर्ज नहीं है कि सिर्फ आरएचएस ही लगेगा। तो मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं ताकि आपको बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब एक ट्राइंगल राइट एंगल है, अच्छा अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेट सपोज 90 डिग्री बना हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां है ए बी सी और यहां है पी क्यू आर, लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यहां पर लिखा हुआ है 10 और यहां भी लिखा हुआ है 10, यहां पर लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहां भी लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो क्या दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या ट्राइंगल्स राइट एंगल है, आपने बोला हाँ है। फिर आप चेक करेंगे क्या उनकी हाइपोटेन्यूज सेम है, आपने कहा हाँ है। फिर आपने चेक करना है क्या उनकी कोई एक साइड बराबर है, तो आप बोल रहे हैं हाँ ए बी बराबर है क्यू आर के। ए बी पी क्यू के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ए बी क्यू आर के बराबर हो सकती है, मतलब एक ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और एक ट्राइंगल की बेस। तो नाम जो है ट्राइंगल के उसी हिसाब से होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ ट्राइंगल के नाम बताएं जो कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलेंगे ए बी जो है क्यू आर के बराबर है, एंगल ए बी सी जो है वो आर क्यू पी के बराबर है, और ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और उसके अलावा जो ए सी है वो आर पी के बराबर है। तो दो ट्रायंगल्स राइट एंगल है, उनकी हाइपोटेन्यूज सेम है और उनकी एक साइड सेम है, लिहाजा हम साबित कर सकते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कौन से ट्रायंगल्स हैं जो प्रूव करने का एग्जामिनर कहेगा यहाँ पर, तो ट्रायंगल्स के नाम क्या होंगे, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, और नेमिंग अगर आप चेक करें तो ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नाम होंगे, ए बी सी, पहले 4 वाली साइड कवर हो रही है फिर ब्लैंक वाली ए बी सी, तो यहां पर क्या होगा आर क्यू पी, ट्राइंगल आर क्यू पी, पहले 4 वाली साइड फिर उसके बाद ब्लैंक वाली साइड। अच्छा यहाँ एक और बात आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जब दो साइड्स हो तीसरी आ सकती है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक दो साइड्स अगर बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरी साइड भी बराबर होगी, और जब तीसरी साइड बराबर हो जाएगी तो फिर एस 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 प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट साबित हो सकते हैं। तो आरएचएस के मुताबिक कैसे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट एंगल होने की वजह से जब कोई हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड बराबर होती है तो पाइथागोरस के मुताबिक तीसरी साइड भी बराबर होती है, जिसके मुताबिक जब तीनों साइड ट्राइंगल की बराबर हो जाएंगी तो मैं कहूंगा एस 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 प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई देखो क्योंकि ए सी और ए बी बराबर थे तो मैंने पाइथागोरस लगा के बी सी और पी क्यू निकाल लिया, अब क्योंकि पाइथागोरस के मुताबिक तीसरी साइड बराबर हो गई लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और एस 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 के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर आप इतनी लंबी ख्वारी नहीं करना चाहते, पाइथागोरस थ्योरम का रेफरेंस नहीं देना चाहते, तो आप कहेंगे क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स राइट एंगल हैं, ए बी सी इज इक्वल टू आर क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूज और एक साइड सेम है, हेंस ट्राइंगल ABC is congruent to triangle RQP।
अच्छा, लिमिटेड यूजेज है आरएचएस का, लेकिन मैंने इसको डिटेल में समझा दिया ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ब्रैकेट में रेफरेंस दे दिया आरएचएस, लेकिन जहां आरएचएस लग रहा है वहां भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का रेफरेंस देके ऐसे साबित करना चाहें तो कर सकते हैं, बस थोड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी और थोड़ी लंबी डिस्क्रिप्शन आपने देनी पड़ेगी, बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। If I wrote angle R instead of QRP, would my marks be deducted? अच्छा देखें, यहाँ डिडक्शन की केसेस क्या हैं, डिडक्शन कैसे हो सकती है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की एक साइड है, अब मैं आपसे कहता हूं ये जो है ट्राइंगल है ए बी सी और ये वाला है डी, सही है ना। अब मुझे कोई कहता है एंगल सी, मुझे कोई कहता है एंगल सी, तो मेरे जहन में कंफ्यूजन आ जाएगी। मैं कह रहा हूं भाई कौन से वाले एंगल सी की बात कर रहे हो, आप एंगल ए सी डी की बात कर रहे हो या आप एंगल ए सी बी की बात कर रहे हो। तो अगर कभी इस तरह का डायग्राम हो जिसमें एंगल सी की दो पॉसिबिलिटीज निकल रही हो और फिर आप सिर्फ एंगल सी का जिक्र कर दें, पूरा ना लिखें, तो फिर तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन रहेगी कि आप कौन से वाले एंगल सी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एक डायग्राम में एंगल सी एक ही है तो फिर अगर आप डायरेक्ट एंगल सी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि उस डायग्राम में कोई और पॉसिबिलिटी एंगल सी की होगी ही नहीं। लेकिन अगर जैसे इस केस में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं तो आपको स्पेसिफाई करना है कि क्या आप ए सी डी की बात कर रहे हैं या आप ए सी बी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ए सी डी और ए सी बी यकीनन मुख्तलिफ होंगे। लेट्स सपोज अगर एक 70 डिग्री है तो एक 110 डिग्री होगा। तो अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है तो फिर आपने पूरा नाम देना है, वरना आप सिंगल भी बात कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रैक्टिस बच्चों की यही बनवाते हैं कि पूरा नाम दो, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में ना आए। क्या सवाल का जवाब मिल गया, क्लैरिटी आ गई? अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, अब कॉन्ग्रेंट के हवाले से मैंने ना काफी डिटेल में गुफ्तगू की है और आपको यकीनन जो है वो समझ भी आ गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ कॉन्ग्रेंट पे जो हमने जिक्र किया उसी तक स्टिक ऑन रहते हैं। आज कॉन्ग्रेंट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सिमिलर की गुफ्तगू करेंगे और भी उसके हवाले से जो डिफरेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल करें, कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इंशाल्लाह कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स तक ही रहते हैं। जितना कुछ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के हवाले से आप लोगों ने आज सीखा उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करके आइएगा इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह मैं सिमिलरिटी की डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एक दफा एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर पास्ट पेपर्स की क्लासेस भी मैं आपको दूंगा, उसके बाद ही एक टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ी टेक्निकलिटी है। डायग्राम वाले सवाल में उमूमन बच्चे घबरा जाते हैं, तो मैं पहले प्रॉपर तरीके से आराम आराम से एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ। लेकिन इसकी प्रॉपर लर्निंग याद रहे, प्रॉपर लर्निंग सिर्फ एक्सप्लेनेशन से नहीं होगी, प्रॉपर लर्निंग सवालात के साथ ही होगी। तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जब सवालात पे आऊंगा तो इसके सही कॉन्सेप्ट बनना शुरू होंगे। अगर आप कॉन्ग्रेंट के हवाले से कुछ सवालात दिए हुए हैं वो ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जब पास पेपर्स पे आऊंगा तो मैं तभी आऊंगा जब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर दूंगा। तो अब जितना मैंने आज डिस्कस किया उसको प्रॉपर तरीके से रिटेन रख के नेक्स्ट क्लास में आइएगा इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।